साहिर और अमृता की मोहब्बत का अफसाना, जिसका अंजाम तक पहुंचना मुमकिन ना हुआ। वो अफसाना भी कम कीमती नहीं। वो खूबसूरत मोड़ जहाँ से उनकी राहें जुदा हुई। मोहब्बत की एक नज्म वहाँ अब भी ठहरी हुई है। कोई आवारा उन गलियों से गुजरता है अब भी। कोई आवाज़ रात भर आती है अब भी। 6 साल की उम्र में उसका विवाह हो गया था। 10 साल की नादान उम्र से ही उसने लिखना शुरू कर दिया था। महज 16 वर्ष की आयु में उसकी पहली किताब अमृत लहरें छप चुकी थी। वो लड़की जिसे आगे चलकर एक दिन अमृता प्रीतम होना था, जिसे एक दकियानुसी पिछड़े और सामंती देश में प्रेम, विवाह, रिश्तों और साथ की एक नई परिभाषा गढ़नी थी, नए अर्थ देने थे, नई मिसाल पेश करनी थी, जिसकी प्रेम कहानी को आने वाली सदियों तक भी याद रखा जाना था। औरतों के लिए लिखना वैसे भी आसान नहीं होता, तो इस पर से अगर वो ब्याहता औरत हो, 2 बच्चों की माँ हो और 6 साल की आयु में ही ब्याह दी गई हो, उसके लिए तो लिखना एक चुनौती होगा। अमृता प्रीतम के लिए भी यह आसान नहीं था, लेकिन वो हर चुनौती को धता बताकर, हर दीवार को तोड़कर रोज एक नया कदम रखती थी। अमृता अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में लिखती हैं कि एक सपना था कि एक बहुत बड़ा किला है और लोग मुझे उसमें बंद कर देते हैं। बाहर पहरा होता है, भीतर कोई दरवाज़ा नहीं मिलता। मैं किले की दीवारों को उंगलियों से टटोलती रहती हूँ, पर पत्थर की दीवारों का कोई भी हिस्सा नहीं पिघलता। सारा किला टटोल टटोल कर जब कोई दरवाज़ा नहीं मिलता, तो मैं सारा जोर लगाकर उड़ने की कोशिश करती हूँ। मेरी बाहों का इतना जोर लगता है कि मेरी सांस चढ़ जाती है। यह पंक्तियाँ अमृता के उस आत्मसंघर्ष की गवाह है जो इस पूरे वक्त उनकी जिंदगी को तय कर रहा था। 1944 का साल था। अमृता 25 साल की रही होंगी। भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। भारत पाकिस्तान एक ही मुल्क होते थे। लाहौर के पास प्रीतनगर में एक बड़े मुशायरे का आयोजन था। अमृता लाहौर से और साहिर लुधियाना से इस मुशायरे में शिरकत करने के लिए प्रीतनगर पहुंचे थे। उस मुशायरे में दोनों की पहली मुलाकात हुई। क्रांतिकारी मिजाज के साहिर लुधियानी और रूमानी मिजाज की अमृता प्रीतम। अमृता पहली ही मुलाकात में साहिर को दिल दे बैठी। साहिर का दिल भी अमृता पर आ ही गया था, लेकिन वो इतने साहसी नहीं थे कि यह बात कबूल कर पाते। जैसा कि अमृता ने रसीदी टिकट में लिखा भी है कि साहिर की जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि वह सुंदर नहीं है। प्रेम और स्त्रियों को लेकर साहिर के रुख में सहजता और आत्मविश्वास कभी नहीं रहा। हिंदी सिनेमा में मशहूर हो जाने, नाम और दौलत कमा लेने के बाद भी उनमें वो आत्मविश्वास कभी नहीं आया। उस दिन लाहौर में हुई मुलाकात में शाहिर को अमृता भा तो गई थी और उन्हें यह भी समझ आ गया था कि अमृता भी उन्हें दिल दे बैठी हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ कहा नहीं। दोनों घंटों खामोश आसपास बैठे रहे। शब्द चुप थे, खामोशी बात कर रही थी। जाते हुए साहिर ने अमृता को एक नज्म पकड़ा दी। कोई नहीं जानता कि वो नज्म क्या थी, क्योंकि अपनी आत्मकथा में अमृता उस नज्म का जिक्र तो करती हैं, लेकिन उसे लिखती नहीं है। मानो वो उनके अकेले का सरमाया हो, जिसे वो दुनिया के साथ बांटना नहीं चाहती। संयोग देखिए कि जिस शहर में दोनों की प्रीत की शुरुआत हुई, उस जगह का नाम भी प्रीतनगर था। मानो ब्रह्मांड स्वयं इस प्रेम कहानी की पटकथा लिखने को तैयार बैठा था। कहना मुश्किल है कि किसी को किसी से प्यार क्यों हो जाता है। वो कौन सा तार है जो कभी किसी एक मुलाकात भर से ऐसे बंध जाता है कि फिर कोई तूफान और कोई मुश्किल उस तार को तोड़ नहीं पाती। 1944 में पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच प्रेम का सिलसिला चल निकला। अमृता साहिर को लंबे लंबे खत लिखा करती। लौटती डाक से साहिर का जवाब आता। बीच बीच में मुलाकातें भी होती।
रसीदी टिकट में साहिर के बारे में अमृता लिखती हैं कि वो चुपचाप मेरे कमरे में सिगरेट पिया करता, आधी पीने के बाद सिगरेट बुझा देता और नई सिगरेट सुलगा लेता। जब वो जाता तो कमरे में उसकी पी हुई सिगरेटों की महक बची रहती। मैं उन सिगरेटों के बटों को संभाल कर रख लेती और अकेले में उन बटों को दोबारा सुलगाती। जब मैं उन्हें अपनी उंगलियों में पकड़ती तो मुझे लगता कि मैं साहिर के हाथों को छू रही हूँ। इस तरह मुझे भी सिगरेट पीने की लत लग गई। बंटवारे के बाद अमृता अपने पति के साथ दिल्ली चली आई और साहिर अपनी किस्मत आजमाने मुंबई पहुंच गए। वक्त का पहिया कुछ यूं पलटा कि साहिर ने हिंदी सिनेमा में गाने लिखकर खूब नाम कमाया। 1949 में उनकी पहली फिल्म के गीत इतने पॉपुलर हुए कि फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच दोनों के बीच खतों किताबत का सिलसिला भी चलता रहा। छुटपन में मर्जी के खिलाफ हुए ब्याह को अमृता ने 1960 तक निभाया। उनके पति प्रीतम सिंह को साहिर के साथ उनकी मोहब्बत की खबर लग चुकी थी। हिंदुस्तानी पति का अहंकार आहत था और क्रोध चरम पर। जब घुटन इतनी बढ़ गई कि सांस लेना भी दुभर हो गया तो अमृता ने पति का घर छोड़ दिया और दिल्ली में एक किराए के घर में रहने लगी। इस बीच साहिर की जिंदगी में एक दूसरी महिला सुधा मल्होत्रा का आना हुआ। साहिर और अमृता के बीच दूरियां बढ़ने लगी। खतों का आना जाना पहले कम हुआ, फिर बंद हो गया। अमृता प्रीतम को छोड़ चुकी थी। प्रेम बहुत दूर होते होते एक दिन बिल्कुल दूर चला गया था। इसी दौरान उनकी जिंदगी में इमरोज की आमद हुई, एक ऐसा शख्स जो ये जानते हुए कि वो स्त्री किसी से प्रेम कर रही है, वो ब्याहता है और किसी और की है, प्रेम किसी और पुरुष को करती है, उसने उसके साथ रहना और जीना स्वीकार किया। सिर्फ रहना और जीना ही नहीं, बल्कि उसने अपना समूचा जीवन उस स्त्री को अर्पित कर दिया। इमरोज के साथ स्कूटर पर पीछे बैठी अमृता इमरोज की पीठ पर उंगलियों से साहिर का नाम लिखती। वो जानते थे, लेकिन अमृता के प्रेम का आदर करते थे। साहिर की जीवनी लिखने वालों ने लिखा कि यूं तो साहिर की जिंदगी में कई औरतें आई, लेकिन कोई भी अमृता की जगह नहीं ले सका। वो ताउम्र अमृता से अथाह प्रेम करते रहे। अपनी आत्मकथा लिखते हुए अमृता बहुत पोइटिक और क्रिप्टिक अंदाज में बार बार साहिर का जिक्र तो करती हैं, लेकिन कभी खुलकर ये नहीं लिखती कि आखिर इस रिश्ते में आने वाली दूरियों की वजह क्या थी और ये क्यों हुआ कि दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करने के बाद भी उनका रिश्ता असल जिंदगी के रिश्ते में तब्दील नहीं हो सका। प्रेम की पहेली को सुलझाने की कोशिश करना सूरज को आईना दिखाने की तरह है। कौन जानता है कि इंसान के मन ही पेचीदा गलियों में कब कौन सी कहानी लिखी जा रही थी। जो भी हो, अमृता और साहिर की इस अधूरी प्रेम कहानी का हासिल सिर्फ ये है कि प्रेम पर भरोसा कायम है। जिस अफसाने का अंजाम तक पहुंचना मुमकिन नहीं, अफसाना वो भी कम कीमती नहीं। वो खूबसूरत मोड़ जहाँ से उनकी राहें जुदा हुई, मोहब्बत की एक नज्म वहाँ अब भी ठहरी हुई है। कोई कोई आवारा उन गलियों से गुजरता है अब भी, कोई आवाज़ रात भर आती है अब भी।